अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पढ़ लिया था। आज इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि थ्योरेटिकल टाइप हैं। ज्यादातर पेपर के अंदर डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, और अगला जो रेजोनेंस और डैम्प ऑसिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बनते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो ये दो डेफिनेशन से फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑसिलेशन क्या होती है। तो देखें, अभी तक हमने ऑसिलेशन के बारे में ये पढ़ा है कि ये वाइब्रेशन है, ठीक है। अब वो वाइब्रेशन फ्री हो या फोर्स हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। फ्री ऑसिलेशन के लिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के लिए अगर हम इसका पॉइंट लिखें तो वो इस तरह से है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेशन क्या कहलाता है, फ्री ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे मैं पेंडुलम की एग्जांपल लेता हूँ। तो पेंडुलम के अंदर आप क्या करते हैं, एक पेंडुलम आपने क्या किया, वाइब्रेट करवाया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। और मीन पोजीशन से वाइब्रेट करवाकर आप इसको लेकर आ गए कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लाकर आपने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये क्या होगा, ऑसिलेट करके मीन पोजीशन पर जाएगा और मीन पोजीशन से वापस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, एंड देन रिटर्न बैक, और ये अपना वाइब्रेशन क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। अब इस पूरे ऑसिलेशन में अगर आप देखें कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की हर वाइब्रेशन के बाद, तो हम कहेंगे ऐसे ऑसिलेशन को, ये ऑसिलेशन क्या है, फ्री ऑसिलेशन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो सिस्टम के ऊपर, वो फ्री ऑसिलेशन है। जबकि फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा, फोर्स ऑसिलेशन में ये होगा कि आपके पास बॉडी जो है वो है मीन पोजीशन पर, आप बॉडी को मूव करवा के कहाँ ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाने के बाद आपने इसको क्या किया, पुश किया विद सम फोर्स, ये आपके पास है फोर्स। अब आपने फोर्स लगाई, ये मूव करके आया मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से कहाँ आया, मीन पर, एंड देन कहाँ चला गया, दोबारा इनिशियल पॉइंट पर। अब ये इनिशियल पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा आप क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो आप फोर्स इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हर ऑसिलेशन में आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ऑसिलेशन होगा जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, इस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस चीज को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इस केस में आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड। तो ये आपके पास हो गया फोर्स ऑसिलेशन का पॉइंट। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे हमारे गाड़ियों के जो इंजन होते हैं, तो वो इंजन क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करो तो आपकी जो गाड़ी का पूरी बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही होती है। तो उस बॉडी की जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंजन एक्सटर्नली फोर्स लगाकर उस बॉडी गाड़ी को क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो नेचुरली वाइब्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब फ्री ऑसिलेशन का अगला पॉइंट यह है कि जब हम इस ऑसिलेशन की बात करते हैं तो ये ऑसिलेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर। ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे जैसे स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जैसे एक पेंडुलम को आप ऐसे ही हैंग कर दें, आप देखेंगे कि जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी उसको उतना ही मुश्किल होगा मीन पोजीशन पे रोकना। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या करता रहेगा, मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहेगा। आपने फोर्स नहीं भी लगाई, वो अपने आप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जितनी लेंथ कम होगी उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। जबकि फोर्स ऑसिलेशन की अगर हम अब बात करें, तो फोर्स ऑसिलेशन जो होती है उसके अंदर जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और वो अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाए किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आपकी अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो वहां पर क्या होता है, एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। और आज इस टॉपिक को हमने
स्पेशली पढ़ना भी है कि ये रेजोनेंस क्या होता है। लेकिन क्योंकि फोर्स ऑसिलेशन के अंदर अगर आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है किसके साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम कहते हैं कि वहां पर रेजोनेंस हो जाता है, और इस रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है उस बॉडी का, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम फोर्स ऑसिलेशन के जरिए रेजोनेंस करवा सकते हैं। और अगला पॉइंट इसका यह है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो इस फोर्स ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अब डिक्रीज कैसे हो सकता है, तो डिक्रीज तब हो सकता है जब आपके पास क्या इन्वॉल्व हो, इसमें डैम्पिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर डैम्पिंग इन्वॉल्व होगी तो हम कहेंगे कि यहां पर आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। और इंक्रीज कब हो सकता है, इंक्रीज इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, और इस सिनेरियो में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाए, क्योंकि रेजोनेंस में जब आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो फिर आपके पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पर दो बातें हैं, एक ये कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज कब होगा, जब आपके पास क्या होगी, डैम्पिंग होगी, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये बात मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज और रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा, फ्री ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो फ्री ऑसिलेशन का जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहता है। तो अब एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं, तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक आइडियल सी बात भी है कि फ्री ऑसिलेशन में ये है कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शन को इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं कि ये जो आपका ऑसिलेशन का ग्राफ है वो कैसा होगा, तो देखिए इसके अंदर इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है कि यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड, अगर आप देखें तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ना एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, और अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी सेम चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि हम जब फोर्स ऑसिलेशन की बात करते हैं तो अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है डैम्पिंग की वजह से, तो भी आपका जो वेव होगी वो वेव क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो आपकी वेव क्या होगी, वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम फ्री ऑसिलेशन की बात कर रहे होते हैं तो फ्री ऑसिलेशन में आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में ये पॉइंट आपके पास कि एनर्जी इज गेन ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। यहां पर जो आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वो एम्पलीट्यूड किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे पास फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन। देखिए जो डैम्प वर्ड है ना, ये यूज किया जाता है किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, या ऐसा ऑसिलेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेज हो, हम ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशन। इसका मतलब अभी तक हम जो ऑसिलेशन पढ़कर आए वो कौन सा ऑसिलेशन था, वो था अनडैम्प ऑसिलेशन। ठीक है ना, अब हमारे पास जो ऑसिलेशन आ गया ये है डैम्प ऑसिलेशन। तो अब इसके अंदर यही है कि मेरे पास जो है वो एक पेंडुलम है, और उस पेंडुलम को मैं अपनी मीन पोजीशन से क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और ये पेंडुलम जो है वो मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, एयर रेजिस्टेंस है। तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी, इसके मोशन को रेजिस्ट करेगी, और जब ये मोशन रेजिस्ट होगा तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब यही है कि इसके अंदर जो ऑसिलेशन होगा उस ऑसिलेशन को हम क्या कहेंगे, डैम्प ऑसिलेशन कहेंगे। तो आप देखें कि ये तो मैंने एयर की बात की, इसी तरह और कोई रेजिस्टिव फोर्स हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिक्विड की बात करूं कि अगर आप इस पेंडुलम को वाटर में जाकर क्या करें, मूव करवाएं, तो वाटर के अंदर रेजिस्टिव फोर्स और ज्यादा होगी। इसका मतलब जहां जहां फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है वहां पर जो भी ऑसिलेशन है उन्हें हम क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर वक्त के साथ साथ आप जो बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप देखें अगर मैं इस पेंडुलम को एक पॉइंट पे लाके छोड़ दूं तो आफ्टर सम टाइम
ये इस पॉइंट के ऊपर दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक दफा ये आगे जाएगा और वापस आएगा तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो चुका होगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर हो सकता है वो सिर्फ यहीं तक आए, और उससे अगले पॉइंट पे सिर्फ यहीं तक आए, और आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पलीट्यूड कम करता रहेगा और वक्त आएगा कि ये अपनी मीन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट है। फिर तीसरा पॉइंट इसके अंदर वो ये है कि इस केस में क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वजह? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि एनर्जी का और एम्पलीट्यूड का जो है वो रिलेशन है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। कैसे लिखते हैं हम इस तरह लिखते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स नॉट स्क्वायर के। और ये बात हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पर यही होता है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड डबल होगा तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एम्पलीट्यूड कम, एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इसका ग्राफ बना हुआ है। तो शुरू में इसका एम्पलीट्यूड होगा ज्यादा, फिर एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, और एम्पलीट्यूड कम होते 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 कहाँ आ जाएगा? जीरो पर। ठीक है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप देखें तो इसका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इसकी डिक्रीमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है? इसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शनल या एयर रेजिस्टिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व। फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया किसका? डैम्प ऑसिलेशन का। अब इसकी एग्जांपल्स बड़ी सारी होती हैं। जैसे अगर मैं एक रबर पैड की बात करूं तो रबर पैड पे आप देखते हैं कि जो मैकेनिकल आपके पास रेजोनेंस होती है उसके अंदर आप जब इसके ऊपर जंप करेंगे तो क्योंकि ये जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से हम इसको डैम्प ऑसिलेशन की एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द कार। तो कार के जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उनका काम ही यही होता है कि जब कोई जंप आए तो ये क्या करें? उनके शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लें। और कैसे ये ऑब्जर्व करते हैं? ये होता है इनका स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, और स्प्रिंग इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट में। और ये हीट एनर्जी कौन ले लेता है? ये हीट एनर्जी ले लेता है ऑयल। और इस तरह से वो हीट एनर्जी सिंक के जरिए क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है आउटसाइड द एनवायरनमेंट। इस तरह से आपकी एनर्जी भी कंजर्व रहती है, और यहाँ पर आपका जो डैम्प ऑसिलेशन है वो भी अकर हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। तो डैम्प ऑसिलेशन के लिए आप बात याद रखेंगे, ऐसा ऑसिलेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो उसे हम क्या कहते हैं? डैम्प ऑसिलेशन। और इसमें आपके पास जो वर्क डन हो रहा होता है वो अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेज होता है। इसी वजह से एनर्जी टाइम टू टाइम क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नब्यूल्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।